जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग गांधी। जी हाँ, गांधी जी को समझना। ये एक अलग से सब्जेक्ट है जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का है। आज हम गांधी जी के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके पास बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर में ये जो अंडरस्टैंडिंग गांधी है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो गांधी जी की विचारधारा है वो किस प्रकार की विचारधारा है। हमने बचपन से ही सुना है कि गांधी जी एक राम राज्य एक बनाना चाहते थे, या वो एक ऐसे राम राज्य की परिकल्पना करते थे कि भाई एक ऐसा राज्य हो जहाँ पे सभी व्यक्तियों को सभी अधिकार दिए जाएं, उनके कुछ कर्तव्य हो, सभी को एक समान समझा जाए, जाति के आधार पे, धार्मिक आधार पे, कास्ट के आधार पे, हर चीज़ के आधार पे। तो आज मेरा ये मानना है कि अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हो तो आपको ये बुक काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस बुक के पहले दूसरे चैप्टर से संबंधित मैंने कुछ पॉइंट उतारे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह देख लेते हो तो आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी आसान लगने लगेगा। क्योंकि इसमें आप खुद अपने विचार भी अभिव्यक्त कर सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात की गई है गांधीवादी राज्य। सबसे पहले हमें ये समझना है कि गांधीवादी विचारधारा क्या होती है। भाई, गांधी जी के विचारों को ही गांधीवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी जिस राज्य की परिकल्पना करना चाहते थे या जिस राज्य को बनाना चाहते थे तो उसी को ही एक आदर्श राज्य की संज्ञा उन्होंने दी है। उनका मानना था कि जब तक समाज में एक आदर्श राज्य स्थापित नहीं होगा तब तक सभी व्यक्तियों का विकास नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हर व्यक्ति स्वयं अपना शासक हो। भाई, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि पुराने समय में क्या होता था, जो अमीर व्यक्ति है वो गरीबों का शोषण करता था, क्या वो आर्थिक रूप से हो, क्या वो शारीरिक रूप से हो, क्या वो किसी भी रूप से हो। या अगर हम 15वीं 16वीं शताब्दी की भी बात करें तो उस टाइम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते थे और समाज में निचले स्तर के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और इसी के साथ साथ ही लोगों को खरीदा तथा बेचा जाता था। हम कह सकते हैं कि उस समय गुलाम व्यवस्था बाजार में उपलब्ध थी। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि हर एक व्यक्ति स्वयं अपना शासक तभी हो सकता है जब सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिए जाए, जब हर एक व्यक्ति अपना निर्णय खुद लेने में समर्थ हो। ये तभी हो सकता है जब उसको अधिकार अन्य व्यक्तियों के इक्वल दिए जाएं। तो आई थिंक ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। हर एक व्यक्ति स्वयं अपना शासक तभी होगा जब सभी के अधिकार एक समान होंगे। तो एक आदर्श राज्य में दूसरा पॉइंट आ जाएगा राजसत्ता का विकेंद्रीकरण। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें गांधी जी ने ये बोला है कि भाई एक राज्य तभी विकास कर सकता है जब उस राज्य में जो शक्तियां हैं उस शक्तियों का बंटवारा किया जाए। जी हाँ, एक शब्द होता है केंद्रीयकरण, एक शब्द होता है विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का अर्थ होता है कि सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास हो, और विकेंद्रीयकरण का अर्थ है कि भाई शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। तो गांधी जी का मानना ये था कि राज्य सत्ता का विकेंद्रीयकरण हो। अगर किसी भी व्यक्ति के पास सारी सत्ता सौंप दी जाएगी तो वो अपने हिसाब से उस राज्य को चलाएगा, कुछ भी कानून बदलेगा, कोई भी नया कानून लेके आ जाएगा, अर्थात वही एक व्यक्ति उसी राज्य का राजा भी कहलाया जा सकता है। तो गांधी जी का मानना है कि शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किया जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ समझा सकता हूँ, जैसे अगर स्कूल है, स्कूल में जो हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल, पर प्रिंसिपल के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल भी होती है, उनकी कुछ पावर्स होती हैं, और स्कूल में टीचर्स भी होती है, HOD भी होती है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। केवल एक व्यक्ति या एक संस्था के पास ही शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्ति समाज के हर एक स्तर के पास देनी चाहिए। तो उनका मानना था कि जो राज्य सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हो वो सारी शक्तियाँ ग्राम समुदाय में होनी चाहिए। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि गांधी जी का मानना है कि एक आदर्श राज्य तभी स्थापित किया जा सकता है जबकि गांव का विकास होएगा, हर एक गांव का विकास होएगा, पर हर एक गांव में उनको शक्तियां दी जाएगी। आज के टाइम में क्या है भाई, सारी शक्तियां MP के पास है, मंत्री परिषद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, उसके बाद जो उनसे निचले स्तर पे आते हैं MLA उनके पास, उनके बाद जो निगम पार्षद आते हैं उनके पास। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे नीचे होता है मतलब शासन पे ग्राम पंचायत,
वो गाँव में होता है। अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पे एमसीडी होता है। उनके ऊपर होता है एमएलए जिनको हम विधायक कहते हैं। उनके ऊपर होता है एमपी जिनको हम पार्लियामेंट के सदस्यों के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी का ये मानना था कि भाई जो राज्य की शक्तियां हैं वो ऊपर से ना मतलब आके नीचे से मिलनी चाहिए, अर्थात गांव के पास ही पूरी शक्ति होनी चाहिए। यहाँ पे गांव का अर्थ है ग्राम पंचायत के पास। जी हाँ, क्योंकि आज के टाइम में ग्राम पंचायत क्या करती है, एमसीडी के ऊपर या अपने जिला पंचायत के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर ही निर्भर होती है। तो उनका मानना था कि हर एक गांव पंचायत अपने स्वयं के ऊपर ही निर्भर हो सके। अब यहाँ पे बात की गई है हर गांव की एक पंचायत होनी चाहिए और उस पंचायत में अपनी विधानसभा हो, अपना अलग कार्यकारिणी हो और अपनी एक न्यायपालिका हो। गांधी जी का मानना था कि हर एक गांव में एक विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका होनी चाहिए ताकि वो उस गांव के सभी लोग और सभी सदस्य उस गांव के विकास में भागीदारी कर सके। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत। तो गांधी जी का ये मानना था कि सबसे निचले स्तर पे ग्राम पंचायत होनी चाहिए। उन ग्राम पंचायत के ऊपर एक मंडल होना चाहिए, उन मंडलों के ऊपर एक जिला होना चाहिए, उन जिले के ऊपर एक प्रांत होना चाहिए और इन सभी प्रांतों के ऊपर देश की एक केंद्रीय पंचायत होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम में सबसे निचले स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, या फिर सबसे निचले स्तर पे अगर हम शहरों की बात करें तो एमसीडी होती हैं, उसके बाद मतलब राज्य की सरकार होती है, उसके बाद फिर केंद्र की सरकार होती है। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि असली ताकत ग्राम पंचायत के पास ही होनी चाहिए। सबसे पहले एक ग्राम पंचायत हो, बहुत सारी ग्राम पंचायतों को मिला के एक मंडल होना चाहिए, बहुत सारे मंडलों को मिला के उनके ऊपर एक जिला पंचायत होनी चाहिए, बहुत सारे जिले पंचायत के ऊपर एक प्रांत पंचायत होनी चाहिए और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो एक केंद्रीय पंचायत होनी चाहिए। तो इसके बाद गांधी जी का ये मानना था कि गांव के अंदर ही गांव अन्न, वस्त्र, आवास, स्वच्छ जल, शिक्षा, चिकित्सा अपने आप करे। यहाँ पे गांधी जी ने ये बोला हुआ है कि गांव वालों की ही यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई वो अपने गांव में अन्न का उत्पादन करे, मतलब अनाज का, वस्त्रों का उत्पादन करे, आवास का उत्पादन करे, इसी के साथ साथ स्वच्छ जल की भी पूर्ति गांव वाले खुद अपने आप करें। गांधी जी का ये मानना था कि अगर गांव के पंचायतों के पास अगर शक्ति होएगी तो वो ये सारे कार्य काफ़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे जो आज केंद्रीय सरकार या जो आज राज्य सरकार ये सभी कार्य करती है आवास, जल, वल का, उसी प्रकार से। अगला पॉइंट है गांधी जी का ये मानना था कि ग्राम राज्य पूर्णतः अहिंसात्मक व्यवस्था पे आधारित होना चाहिए। गांधी जी ने 3 अपने विचार दिए थे, एक था अहिंसा, एक था विकेंद्रीयकरण, ये 2 ऐसे विचार हैं, और एक था आदर्श राज्य। भाई गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायत में जो भी व्यवस्था होगी वो अहिंसात्मक रूप से होगी। मतलब अगर वहाँ कोई चुनाव भी होते हैं तो उस चुनाव में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। गांव में जो भी कार्य या जो भी मतलब कानून का निर्माण किया जाता है या फिर किया जाना है वो हिंसात्मक रूप से नहीं होना चाहिए, अहिंसात्मक रूप से होना चाहिए। बिना किसी लड़ाई झगड़े के गांव के सारी समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ गांधी जी का ये मानना था कि भाई संसदीय शासन में उनका अविश्वास था। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि गांधी जी का संसदीय शासन व्यवस्था में अविश्वास क्यों था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत का विकास तभी संभव हो पाएगा जब हर एक गांव अपने पूर्ण विकास कर सकता है, या जब हर एक गांव में अपनी खुद की आज़ादी होगी, अपनी खुद की पंचायत होगी और उस पंचायत में निर्णय लेने की शक्तियां ग्राम के पास होएगी, उसी गांव के लोगों के पास होएगी और उस गांव के ऊपर कोई दूसरा मतलब हेड या कोई दूसरी शक्ति वर्चस्व ना करें। ठीक है, तो गांधी जी का मानना था संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है
चंद चुने हुए लोग जो अमीर होते हैं वही बार बार चुन के आते हैं और शोषण करते हैं। इससे अमीर और गरीब की खाई काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, जो गांधी जी के अनुसार है कि भाई जो एक संसदीय होता है वो अपने क्षेत्र के सभी लोगों को इतनी अच्छी तरह मतलब वो उसकी केयर नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी तरह एक स्थानीय स्वशासन के लोग कर पाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि अपने सबसे नज़दीक का शासन। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ, अगर आप स्कूल में जब आप थे तो आपकी क्लास का जो मॉनिटर था वो आपकी क्लास में से ही चुना गया था या फिर दूसरी क्लास से चुना गया था। अब आप बोलोगे सर ये तो कॉमन बात है, हमारी क्लास से ही चुना गया था। क्यों? आपकी क्लास से ही क्यों चुना गया? वो आपकी क्लास से ही इसलिए चुना गया क्योंकि उसी व्यक्ति को पता है कि आपकी क्लास में कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन एवरेज है, आपकी क्लास में कौन सा फ़ैन चलता है, कौन सी ट्यूबलाइट ख़राब है। इट मीन्स आपकी क्लास की समस्या के बारे में उस बच्चे को पता होगा। इसीलिए ही मॉनिटर हर एक क्लास में से ही चुना जाता है ताकि उस क्लास की देखभाल है वो काफ़ी अच्छी तरह कर सके। अगर मैं आपकी क्लास में किसी दूसरी क्लास का मॉनिटर चुन के लेके आ जाता हूँ तो शायद उसको समझने में ही क्लास को कि भाई इतने बच्चे हैं, किसका व्यवहार कैसा है, कौन सी मैम आती है, कौन से बच्चे इंटेलिजेंट है, कौन से बच्चे शैतान हैं, उसको समझने में ही 2-3 महीने लग जाएंगे। तो इसीलिए स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि सबसे नज़दीक का शासन, मतलब ऐसा शासन जो कि आप जिसको चुनते हो वो आपके आसपास ही रहता हो और आपके आसपास की समस्या को जानता हो, उसका सोल्यूशन करने के लिए तत्पर खड़ा रहे। भाई अगला पॉइंट है पंचायती राज्य संस्थाएं। गांधी जी का मानना था कि अगर पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना की जाएगी तो एक आदर्श राज्य बनाने की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। उनका ये मानना था कि जो आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आर्थिक शक्ति यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले 2 और 3 चैप्टरों में आपका इसी का ही उल्लेख किया गया है। गांधी जी ने ये बोला हुआ है, ये जो अमीर और गरीब के बीच की जो इतनी खाई है ना, ये इसलिए है क्योंकि मशीनीकरण के द्वारा गांधी जी का मानना था अगर अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं या फिर जन कल्याण के कार्यों में लगा देते हैं तो इससे क्या होगा कि समाज में असमानता कम हो जाएगी और अमीरों के पास जो ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो भी कम हो जाएगी। इसके ऊपर मैं एक अलग से क्वेश्चन और अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके 3rd और 4th चैप्टर से संबंधित हैं। तो अब अगला पॉइंट है व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य। गांधी जी का ये मानना था कि जब तक हर एक व्यक्ति को उनके अधिकार नहीं दिए जाएंगे और उनके पास उनके कुछ कर्तव्य नहीं उनको समझाए जाएंगे तब तक किसी भी गांव या देश का विकास नहीं हो सकता। गांधी जी का ये मानना था कि सभी व्यक्तियों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अधिकारों के साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि उनको उनके कर्तव्यों का पता होना चाहिए और सबसे पहला कर्तव्य था उनका स्वदेशी, कि अपने देश के रहो, अपने देश का ही सोचो। ठीक है, इस जो आपके 3rd 4th जो चैप्टर है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब जो इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगला पॉइंट है समाज सुधार कार्यक्रम। गांधी जी का यह विचार था कि अगर अमीर व्यक्ति समाज में समाज सुधार कार्यक्रम में रुचि लेते हैं तो इससे जो आर्थिक शक्ति का जो केंद्रीयकरण था वो धीरे धीरे विकेंद्रीयकरण की ओर अग्रसर हो जाएगा और अमीर गरीब की खाई थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि समाज में समय समय पे ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए कि जिससे समाज के लोग जन कल्याण की ओर अग्रसित हुए। इसी के साथ साथ स्त्रियों को शिक्षा, कन्याओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। गांधी जी का मानना था जो भी गाँवों में शिक्षा दी जाती है या दी जानी चाहिए वो हाथ का हुनर होना चाहिए। जी हाँ, हाथ का हुनर, ताकि आगे वो किसी दूसरे के सामने रोजगार मांगने ना जाए, वो उसको इतना हाथ का हुनर आता हो कि वो खुद से ही अपना रोजगार जनरेट कर सके। इसलिए महात्मा गांधी का मानना था कि भाई ऐसे आप उद्योग धंधों को खोलो जो कि जैसे कुटीर उद्योग हो गए, जैसे मत्स्य पालन हो गए, हाथ के जो हुनर होते हैं जैसे कढ़ाई का हो गया, बुनाई का हो गया या अन्य उद्योगों को, मतलब छोटे स्तर के उद्योगों को खोलने की उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा थी। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय। गांधी जी का मानना था कि एक आदर्श राज्य तभी आदर्श हो सकता है जब उसमें स्वदेशीपन हो।
अर्थात अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करो। विदेशी से जो आई तकनीक है, जो मशीनी है, उसका इस्तेमाल ना करो। गांधी जी का मानना था कि जब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं होएगी, कोई भी एक देश या आदर्श राज्य नहीं बन पाएगा। इसके साथ ही साथ गांधी जी का ये मानना था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक ऐसी ही शांति होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए तथा मित्रता भी होनी चाहिए। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सब चीज़ें नहीं होएगी, तब तक आपके आदर्श राज्य का भी होना ना होना बराबर होगा। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हैं। इस पूरे पॉइंटों में मैंने यही बताया है कि गांधी जी के विचार क्या हैं। तो अगर आप ये भी अगर लिख के आते हो तो शायद आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपके आने वाली वीडियो में 3rd 4th चैप्टर में जो गांधी जी ने जो आर्थिक असमानताएं बताई गई हैं, जन कल्याण बताया गया है, उसके बारे में मैं क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे ये बताइए कि अगला आप किस सब्जेक्ट के ऊपर आप मतलब नोट्स देखना चाहते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।